और अब शब्दों के माध्यम से स्वागत के लिए मेरा निवेदन रहेगा हिंदी विभाग के अध्यक्ष, सहज सरल व्यक्तित्व के धनी, हम सब के मार्गदर्शक, जिनका सानिध्य हमेशा मिलता है, प्रोफेसर महिपाल सिंह राठौड़ सर, आपकी जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित है। सम्माननीय ओंकार सिंह जी लखावत साहब, प्रोफेसर गुलाब सिंह जी चौहान साहब, युवा कवि और आलोचक प्रोफेसर गजादान जी, दूरसा आडा फाउंडेशन के संयोजक, राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष और दूरसा जी के वंशज प्रोफेसर राम सिंह जी आडा साहब, इस जयंती उत्सव की आयोजन सचिव डॉक्टर कीर्ति माहेश्वरी जी और इस सभागार में विराजमान मेरे लिए सम्माननीय आदरणीय प्रोफेसर गंगाराम जी जाखड़ साहब, प्रोफेसर चैनाराम जी चौधरी साहब, प्रोफेसर हरदयाल सिंह साहब, हमारे अधिष्ठाता प्रोफेसर मंगलाराम जी बिश्नोई साहब, प्रोफेसर कल्याण सिंह जी शेखावत साहब, ज्ञान सिंह जी शेखावत साहब, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर यादराम जी मीणा, इतिहास विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर सुशीला जी, सभागार में विराजमान ठीक मेरे सामने मेरे गुरु, मेरे शिक्षक प्रोफेसर के.एन. उपाध्याय साहब, प्रोफेसर किशोरीलाल जी रेगर साहब, प्रोफेसर परबत सिंह जी चारण साहब, भूगोल विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मीणा साहब, कॉमर्स से पधारी हुई प्रोफेसर मैडम सिंह साहब, मेरे हिंदी विभाग के शिक्षक साथी, शोधार्थी, विद्यार्थी और इस कार्यक्रम को एक मूर्त रूप में पूरा सहयोग देने वाले दो शिक्षक साथी डॉक्टर भगवान सिंह जी शेखावत और डॉक्टर दिनेश जी राठी। आडा साहब का एक प्रस्ताव था हिंदी विभाग को कि दूरसा आडा की हम जयंती मनाएं, उनका उत्सव मनाएं। एक सामान्य सी बात होती है जो हमेशा हमारे बीच चलती रहती है। मैं राजस्थानी का भी विद्यार्थी हूँ और हिंदी का शिक्षक हूँ। मेरे मन में भी उन रचनाकारों के प्रति सम्मान का भाव है जिन्होंने राजस्थान के लिए संघर्ष किया, राजस्थानी के लिए संघर्ष किया, अपने इतिहास और संस्कृति को बचाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मासों के अंतर्गत मैं मार्ग शीर्ष माँ हूँ, यानी मेरा रूप यदि आपको प्रकृति में 12 महीनों में देखना हो तो मैं वो वसंत ऋतु हूँ जब न सर्दी होती है न गर्मी होती है, नए कौपल आती है, फूल खिलते हैं और चारों ओर उत्सव और आनंद होता है। दूरसा जी आडा का भी जन्म इसी माघ महीने की 14 को होता है। एक सामान्य परिवार यानी सामान्य चारण परिवार में उनका जन्म होता है और बगड़ी के ठाकुर प्रताप सिंह उनको अपने पास रखते हैं, जिनका वो आगे के अपने जीवन में भी यश गाते हैं और बताते हैं। ये उनका एक जीवन का आरंभिक अवसर है। दूरसा जी की यात्रा यहाँ से आरंभ होती है। बड़े प्रश्न भी उपस्थित होते हैं और छोटे प्रश्न भी कि केवल चारण कवियों ने सामंतों का गान ही किया है या और भी कुछ किया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि विरुद्ध छियत्री के अतिरिक्त भी उनकी जो करतार बावनी रचना है, जिसमें उन्होंने विभिन्न जातियों के जीवन की जो संघर्ष कथा है वो बहुत ही संक्षिप्त रूप में वर्णित की है, जिसमें एक किसान का भी वर्णन मिलता है, एक कसाई का भी वर्णन मिलता है, यानी जीवन के हर पक्ष को उन्होंने हमारे सामने रखा है। लखावत साहब विराजमान हैं और इतिहास मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन शंकराचार्य जी का नाम लेते हैं
कि उन्होंने भारत में 4 मठ स्थापित किए जो भारत को एक सूत्रता में बांधने का प्रयास करते हैं। लखाउत साहब ने, क्योंकि राजस्थान भारत का सबसे पहला राज्य है, बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल इंग्लैंड से भी ज़्यादा है, और केवल 4 मठ ही नहीं बनाए, राजस्थान को सांस्कृतिक सूत्र में, एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और स्थान स्थान पर पैनोरमा बनाए, उन विभूतियों को स्थान प्रदान किया है जिनके बारे में हमने मौखिक रूप से सुना, जिनकी बातें केवल सुनी, उनको इतिहास से, लोक परंपरा से खोज कर जोड़कर हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज जब भी हम उन स्थान के लिए जाते हैं तो हम वहाँ के इतिहास, साहित्य, संस्कृति और जनजीवन को उन पैनोरमा के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें देशी विदेशी शोधार्थी भी लाभान्वित हो रहे हैं। गुलाब सिंह जी चौहान साहब, जिन्होंने मेरे को ओल्ड कैंपस में केवल 2 कक्षाओं में पढ़ाया, जाकर साहब ज़्यादा पढ़ाया नहीं, और राजनीति विज्ञान मेरे विषय था। राजनीति की पाठशाला में जो लोग इनके यहाँ पढ़े वो केंद्रीय मंत्री बन गए, मैं शिक्षक ही बन पाया। तो मैं आपका भी हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दुर्सा जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे कवि हुए जिनको जितना मान, सम्मान और ऐश्वर्य मिला, इतना ऐश्वर्य राजस्थान के किसी कवि को नहीं मिला। वो अकबर के दरबार में भी रहे, और वीर विनोद में श्यामल दास लिखते हैं कि दुर्सा आड़ा को उस जमाने में 6 करोड़ रुपए मिले थे, कल्पना नहीं कर सकते। और जिस मूर्ति के हम दर्शन कर रहे हैं वो अचलेश्वर मंदिर में मूर्ति लगी हुई है, जिसका सबसे पहले राजेंद्र जी बारट साहब उल्लेख किया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, और उसके पश्चात मुनि जिन विजय ने इस तस्वीर को प्रकाशित किया है। एकमात्र ऐसा कवि है जिसकी किसी मंदिर में पीतल की मूर्ति लगी हुई है। बड़ी दीर्घायु रही, केवल रचना ही नहीं करते रहे। ऐसा भी नहीं है कि वो ठाकुर साहब के साथ रहते थे और उनके जो है इधर उधर की बातें करते थे, जैसा कि हम सुनते रहते हैं। हमें भी सोचना और मनन करना पड़ता है कि इन प्रश्नों का उत्तर जाकर साहब हमें क्या देना है। तो वास्तव में उन्होंने युद्ध में भाग लिया, और जब सिरोही के सुल्तान ने कहा कि ये जो लड़ रहा है इसको बस यहीं समाप्त कर दो, तो उन्होंने कहा कि मैं चारण हूँ। उन्होंने कहा कि इसकी परीक्षा लो कि ये चारण है या नहीं। तो उन्होंने एक जो वीर शहीद हुआ उसकी 4 पंक्तियाँ उन्होंने कही, तो जो शासक था वो खुद अपने साथ बैठा करके ले गया और उसने उनकी सेवा की। यानी इतने महान लोग थे जिनसे प्रतिपक्षी भी एक क्षण में प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। 2-3 बातें और मुझे निवेदन करनी है, क्योंकि मेरा कार्य केवल स्वागत भाषण देने तक ही सीमित है। आगे की बातें जो है वो मेरे से आगे जो भी पधारेंगे उनको कहनी है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का नाम हम सभी बड़े आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। राजस्थान रिसर्च सोसाइटी कलकत्ता में जब टैगोर का अभिभाषण चारण काव्य पर हुआ तो उन्होंने जो पंक्तियां कही है वो मैं अक्षर से पढ़ के आपको सुना देना चाहता हूँ, जिससे आपको भी लगेगा कि हमने जो अध्ययन किया है या हम जिस प्रांत से हैं वो गौरवमयी मिट्टी है। बचपन में मैंने भारत का इतिहास पढ़ना आरंभ किया। मुझे प्रतिदिन राजनीतिक युद्धों में सिकंदर से लेकर क्लाइव तक लगातार भारत की पराजय तथा अपमान की कथाओं के नाम तथा तिथियां याद करनी पड़ती थी। राष्ट्रीय लज्जा के इस ऐतिहासिक रेगिस्तान में यदि कोई ओशिश, कोई हरियाली थी तो वह थे राजपूतों के वीर कार्य। यानी एक राष्ट्र कवि ने इस बात को स्वीकार किया है कि वीरों की जो शहादत है उसको यदि जिंदा रखा है तो राजस्थान है। कर्नल जेम्स टोड ने भी लिखा अपने इतिहास में एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान में कि राजस्थान का कोई ऐसा फूल नहीं होगा, कोई ऐसी पत्ती नहीं होगी जो वीरों की शहादत से प्रभावित नहीं हुई हो।
यानी संघर्ष किया। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास का जब हम उपाध्याय साहब अध्ययन करते हैं तो बड़े बड़े इतिहासकार हुए, उन्होंने ऐसे महान कवियों का नाम भी नहीं लिखा है, क्योंकि उनको पढ़ने में तकलीफ होती है, डिंगल समझ में नहीं आती। इसलिए साहित्य को इस तरह से केंद्रित किया, प्रश्न वही पूछा जाए जो मैंने पढ़ा है। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में जिस वीर गाथा काल का नाम हम लेते हैं, उस वीर गाथा काल में जिसको ग्रियर्सन ने चारण काल भी नाम दिया है, उसमें केवल मात्र एक रचना को स्थान प्रदान किया है, वो भी एक साधारण कोटि की रचना है। हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में मेरे हिंदी के शिक्षक साथी और रीति काल के विशेषज्ञ भी यहाँ विराजमान हैं, डॉक्टर प्रेम सिंह जी। भूषण को हम पढ़ते हैं तो भूषण हिंदी के पहले राष्ट्र कवि के रूप में हम स्वीकार करते हैं। प्रोफेसर राम बख्श जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ कि भूषण राष्ट्र कवि के रूप में है। लेकिन भूषण से भी पहले यदि किसी राष्ट्र कवि को स्थान दिया जाए तो वो दूसरा आड़ा है, और दूसरा आड़ा से पहला कोई कवि नहीं हुआ है जिसने राष्ट्रीयता की बात की हो। मैं इसके लिए एक आपको जो है निबंध पढ़ने का ज़रूर आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि ये सभी शिक्षक साथी सभी लोग पढ़ते हैं और ज़्यादातर अपने व्हाट्सएप स्टेटस को अपडेट करने में समय लगाते रहते हैं। इसके लिए मेरा निवेदन है कि हिंदी का चारण काव्य शुभकरण बद्रीदान कविया ने एक आलेख लिखा, और वो आलेख नागरी प्रचारणी पत्रिका के अंतर्गत प्रकाशित हुआ। कार्तिक 1997 संवत में इस आलेख को हमें पढ़ना चाहिए। उन्होंने भूषण से भी पहले हिंदी साहित्य में यदि राष्ट्र कवि की कोई स्थापना की है तो वो इसी के रूप में की है। एक दो पंक्ति और उसके पश्चात मैं पूर्ण कर रहा हूँ कि जिस तरह माता जी का यश और शक्ति अपार है, उसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि किणविद कहाँ कवि दूसरो कहे, जी एक अपार जस, मैं अपनी एक जिह्वा से इसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। यानी दूसरा आड़ा का व्यक्तित्व इतना विशाल है। और आड़ों की दृढ़ता के लिए, आड़ा वंश जो है उसकी दृढ़ता के लिए गुजरात में एक बात प्रसिद्ध है कि खाडो खसे पण आडो न खसे। तो दूसरा जी के महान वंशज राम सिंह आड़ा साहब ने हिंदी विभाग को ये दायित्व दिया है। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आप सब लोग पधारें, इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।